भारत यहाँ की कहानी सिर्फ राजा महाराजाओं की नहीं, बल्कि उनके शासन करने के तरीकों की भी है। एक दौर था राजधर्म का, तो एक दौर आया सल्तनत का। तो चलिए आज शासन की इन दो बड़ी परंपराओं को जरा करीब से समझते हैं। लेकिन सोचिए, इन सभी सिस्टम्स के दिल में सवाल हमेशा एक ही रहा है। लोगों के लिए सबसे अच्छा राजा या शासक कौन है? और मजे की बात यह है कि यही वो सवाल है जिसने सदियों तक भारत की किस्मत को तय किया है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं प्राचीन भारत से, उस दौर से जब हिंदू राजाओं का शासन था। देखते हैं कि तब सरकारें आखिर चलती कैसी थीं। देखिए, उस व्यवस्था में राजा को नारायण का प्रतिनिधि, मतलब ईश्वर का ही एक रूप माना जाता था। लेकिन रुकिए, इसका ये मतलब नहीं कि वो एक तानाशाह था। बिल्कुल नहीं। राजा की ताकत पर एक लगाम थी, और वो थी राजधर्म की। ये कोई मामूली नियम नहीं था, ये एक नैतिक जिम्मेदारी थी। अपनी प्रजा की रक्षा करना, सबके साथ न्याय करना और उनका भला सोचना। मतलब राजा चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, वो हमेशा धर्म और कर्तव्य से बंधा रहता था। इस शासन का जो स्ट्रक्चर था वो तो और भी दिलचस्प है। राजा अकेले फैसले नहीं लेता था, उसकी मदद के लिए एक राजसभा होती थी जिसमें मंत्री, सलाहकार सब शामिल थे। और नीतियां कैसे बनेंगी, उसके लिए तो चाणक्य का अर्थशास्त्र था ही, बिल्कुल एक गाइडबुक की तरह। लेकिन जो सबसे कमाल की बात थी वो थी पावर का डिसेंट्रलाइजेशन। असली ताकत तो गांव के लेवल पर ग्राम पंचायतों के पास थी। कह सकते हैं कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें असल में यहीं से शुरू होती हैं। तो ये तो थी एक कहानी। अब वक्त बदला और कहानी ने भी एक नया मोड़ लिया। भारत में सल्तनत और फिर मुगलों का दौर आया, और उनके साथ आया शासन का एक बिल्कुल नया सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। अब यहाँ राजा नहीं, बादशाह थे, और वो खुद को खुदा का प्रतिनिधि मानते थे। सल्तनत ने एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया, जैसे मिलिट्री के लिए दीवाने अर्ज, फाइनेंस संभालने के लिए दीवाने विजारत और न्याय के लिए दीवाने कज़ा। हर डिपार्टमेंट का काम एकदम तय था, और इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए सेंटर में वजीर और अलग-अलग सूबों में सूबेदार होते थे, जिससे शासन एकदम स्मूथ चलता था। और फिर आए मुगल बादशाह अकबर, जिन्होंने इस सिस्टम को एक लेवल और ऊपर पहुंचा दिया, मनसबदारी प्रणाली के साथ। ये उस जमाने के लिए एक बहुत बड़ा, एक तरह से क्रांतिकारी कदम था। इसमें होता ये था कि हर सरकारी ऑफिसर को एक रैंक यानी मनसब मिलता था, और इसी रैंक से उसकी सैलरी और उसकी जिम्मेदारियां तय होती थीं। इसने एक डिसिप्लिन और नियमों पर चलने वाली ब्यूरोक्रेसी को जन्म दिया। अब शासन किसी की मनमर्जी से नहीं, बल्कि एक तय सिस्टम से चलता था। तो अब हमारे सामने शासन के दो अलग-अलग मॉडल हैं, है ना? एक वो जो धर्म और नैतिकता पर टिका है, और दूसरा जो कानून और व्यवस्था पर। चलिए जरा दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। फर्क तो देखिए बिल्कुल साफ है। एक तरफ है धर्म पर आधारित नैतिक पॉलिसी, तो दूसरी तरफ है कानून पर आधारित डिसिप्लिन। हिंदू राजाओं का सपना एक आदर्श धर्म राज्य बनाने का था, जबकि सल्तनत और मुगल शासकों ने एक मजबूत ऑर्गेनाइज्ड स्टेट का ढांचा तैयार किया। एक की ताकत नैतिकता थी, तो दूसरे की ताकत व्यवस्था थी। लेकिन उनके तरीकों में इतने अंतर के बावजूद एक चीज दोनों में कॉमन थी, और वो था लक्ष्य। राज्य में स्थिरता बनी रहे और जनता सुरक्षित महसूस करे। इससे एक बात तो साफ होती है कि शासन का तरीका कोई भी हो, एक अच्छे शासक का असली मकसद तो हमेशा लोगों का भलाई होता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन दोनों परंपराओं का आज के भारत से क्या लेना देना है? और इसका जवाब ये है कि आज का भारत इन दोनों में से किसी एक की देन नहीं, बल्कि दोनों की एक मिली-जुली विरासत है। देखिए कैसे हमारी डेमोक्रेसी में आज भी वो ग्राम सभा वाली सोच जिंदा है जो हमें प्राचीन राजधर्म से मिली। वहीं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का जो ढांचा है, जो डिसिप्लिन है, उसमें मुगल सिस्टम की छाप दिखती हैं। यहाँ तक कि हमारे संविधान में भी चाणक्य की नीतियां और अकबर की सहिष्णुता दोनों की झलक मिलती है। और सच कहूं तो यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। भारत का शासन सिर्फ पावर का खेल नहीं है, ये तो अलग अलग संस्कृतियों का एक खूबसूरत संगम है, एक फ्यूजन है। शायद इसीलिए हजारों उतार चढ़ाव के बाद भी भारत आज भी अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अपनी इस अनोखी और मिलीजुली विरासत के साथ
भारत का आने वाला कल कैसा होगा,